तो आप क्या अकेले हिंदू थे वहाँ? कहा जाता है कि बड़े कट्टर लोग रहते हैं ईरान में और वो तो दूर की बात है कोई हिंदू हो, बल्कि कोई अगर सुन्नी भी है तो उसको भी अच्छी नज़र से नहीं देखते। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जब वहाँ टाइम अच्छा था तो मैं वहाँ था और मुझे बहुत अफ़सोस है कि इस जंग के इस माहौल में अपने ईरानी दोस्तों का दुःख बाँटने के लिए या उनके साथ इस मुसीबत की घड़ी में क्यों नहीं हूँ मैं उनके साथ। वे लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं शहादत के लिए। अब जो लोग 1 महीने करबला वाले मोड में रहते हो तो वो जंग से थोड़ा ही डरेंगे। ईरानियों में बहुत हिम्मत है और ये हिम्मत इतिहास से आती है। और इस्लाम से भी आती है। करबला की जो जंग है, हज़रत हुसैन की जो शहादत है, इससे उन्हें बहुत हिम्मत मिलती है। उनकी थियोलॉजी जो है ना, ये उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है, इस्लामिक थियोलॉजी। एक्सप्लेन कीजिए। शहीद होने से डरना नहीं है, मतलब ये दुनिया तो फ़ानी है। मतलब जो भी हिसाब किताब होता रहेगा, शहादत से बड़ा कोई दर्जा ही नहीं है। तो वे लोग मरने मारने से तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। और इसीलिए शायद इस बात का अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे मुल्क बिल्कुल को भी आप नहीं। क्या मारेंगे जो मरने हाँ। के लिए पहले से तैयार है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अपने घरों में कफ़न रखते हैं, उनका हाँ। आप मुकाबला कैसे कर लेंगे? और ना ही उनकी फ़िलॉसफ़ी, आइडियोलॉजी ऐसी है कि उनको तो लगता है कि ज़िंदगी एक ही है, या ना उनके लिए दुनिया एक टेस्ट है, जैसे कि ईरान के मुसलमानों के लिए है। तो उनको तो लाइफ बहुत ज़्यादा प्रेशियस लगती है। और बैतुल मुक़द्दस का मामला हो या फ़लस्तीन का मामला हो, तो ये जंग की तैयारी तो जमहूरियत इस्लामी के एस्टेब्लिश होने से ही शुरू हो गई थी। तो अमेरिकन वार मशीन का जो हुआ था और इजराइल की एयर फोर्स का जो हुआ था, वो तो हुआ इन्होंने तोड़ दिया है। बल्कि ईरानियों का तो एहसान है इजराइलियों के ऊपर, जो साइरस ने जो बेबीलोन से यहूदियों को छुड़ाया था 2500 साल पहले, उनको गुलामी से से आज़ाद करवाया था। ये तो पता ही होगा आपको जी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये एक उम्मत के लिए एक संदेश भी है, मतलब कि शिया सुन्नी का हाँ, फर्क हाँ, नहीं होना इत्तेहाद चाहिए। वाली बात। उधर एक शिया देश फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा है, इसके बावजूद भी जो आपने कहा कि वहाँ ज़्यादा शिया पॉपुलेशन नहीं है फिलिस्तीन में। एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। तो कोई इतनी बड़ी कीमत चुका कर अगर कोई मतलब लीडर बनने की कोशिश करेगा तो इसमें तो कोई वो नहीं है। ये सिर्फ प्रिंसिपल की लड़ाई है। सिद्धांतों की लड़ाई। हाँ, सिद्धांतों की लड़ाई। वाकई अगर नहीं भी चाहता था ईरान, तो पूरे खित्ते का, बल्कि मैं कहूंगी उससे भी कहीं बड़ा नेता बन के उभर रहा है। अभी भी वे लोग हंस के ही बात करते हैं। डर लगता है, लेकिन इतना डर नहीं लगता जैसे इजराइल को लगता है। ईरान के ऊपर जो थोपी गई जंग है उसको कई हफ्ते गुजर चुके हैं। जो लोग कह रहे थे कि 3 दिन ईरान नहीं टिक पाएगा, वो 30 दिन नहीं बल्कि उससे 2 गुना 60 दिन के आसपास लगातार टिका हुआ है, बना हुआ है ईरान। लेकिन इसी दौरान ईरान को लेकर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी क्यूरोसिटी या जिज्ञासा हिंदी में कहें तो वो जग रही है कि आखिर ईरान ऐसा कर कैसे पा रहा है। क्यों लोग सोच रहे थे कि 3 दिन नहीं टिक पाएगा और क्यों अब वो 60 दिन टिक रहा है। इसलिए एक बहुत ही नायाब, एक यूनिक मेहमान को हमने स्टूडियो में यहाँ बुलाया है। एक भारतीय हिंदू ईरान जाके किस किस्म की पढ़ाई कर रहा था? मैंने ईरानोलॉजी का डिप्लोमा किया, क्योंकि ईरान जो एक ऐसा देश है कि जो भारतीय कल्चर को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने प्रभावित किया है तो वो देश है ईरान। अच्छा। मिसाल के तौर पर जो शब्द है हिंदी और हिंदू, ये दोनों शब्द पुरानी फ़ारसी ज़बान पहलवी के हैं। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो एक पर्शियन आइडेंटिटी है। आप न सिर्फ कि तेहरान गए, आप वहाँ का जो रिलीजियस सिटी है, जहाँ पे ज़्यादातर जो क्लर्जी हैं वहाँ के, यानी जिनको मुल्ला सेक्शन वर्ग कहा जाता है, वो तमाम लोग वहाँ रहते हैं और बड़ा ही सेंसिटिव शहर है। तो आप कुम में कोई रिलीजियस पढ़ाई कर रहे थे? कुम शहर तेहरान के दक्षिण में 160 किलोमीटर है और शिया थियोलॉजी का बहुत बड़ा सेंटर है। अभी तो दुनिया में सबसे बड़ा सेंटर हो गया है। तो वहाँ करीब 80,000 तालिब इल्म हैं, तो उसमें से 6 या 7,000 भारतीय मूल के हैं, मतलब विद फैमिली रहते हैं और आप जो लोग। कह रहे हैं मैं सब कुछ ये समझ पा रही हूँ, क्योंकि 2010 में मैं खुद वहाँ कुम शहर होकर आई हूँ। तो आप क्या अकेले हिंदू थे वहाँ? हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हिंदू था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को पहले से जानता था और मेरी इस्लामिक थियोलॉजी में बहुत ज़्यादा रुचि भी रही है, तो इस वजह से, और क्योंकि मैं फ़लस्तीनी आंदोलन से भी जुड़ा रहा, कुछ ईरान में काफ़ी लोगों को मैं जानता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत सबसे ज़्यादा हुई शुरू के 3-4 महीने, जब मैं फ़ारसी नहीं जानता था, तो बहुत दिक्कत होती थी कि ईरान में अंग्रेज़ी जानने वाले लोग ना के बराबर हैं। और मदरसा अल मेहदी में मेरा एडमिशन भी हो गया था आराम से। और आपको इस तरह से नहीं किसी ने एहसास होने दिया कि आप कोई विदेशी हैं या आप गैर मुस्लिम हैं? कहा जाता है कि बड़े कट्टर लोग रहते हैं ईरान में और वो तो दूर की बात है कोई हिंदू हो, बल्कि कोई अगर सुन्नी भी है तो उसको भी अच्छी नज़र से नहीं देखते। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ईरानियों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना तो ज़रूर है, लेकिन कभी-कभी वो राष्ट्रीयता दिख भी जाती है। नेशनलिज़्म है वहाँ इम्पोर्टेंट है। इस बात की हम गवाही नहीं दे सकते कि वहाँ ऐसा कुछ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। और देखिए, रेसिस्ट लोग तो हर जगह होते भी हैं, थोड़े बहुत हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ लोग परफेक्ट हैं,
लेकिन कुल मिला के बहुत बेहतर अनुभव रहा। तो अब मुझे बताइए कि ईरान में अभी जो जंग चल रही है, ईरान के अंदर जो हो रहा है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। लोग ये तो समझते हैं कि हाँ ठीक है, ईरान मिसाइलें दाग रहा है, बम बरसा रहा है और तमाम तरह से वेस्ट एशिया में जो अमेरिकी बेसिस हैं उनको नुकसान हो रहा है। इज़राइल पूरी तरीके से छलनी हो चुका है, यानी इज़राइल को दशकों लग जाएंगे अपने को दोबारा बनाने में। लेकिन ईरान के अंदर जो हो रहा है, ईरान के शहरों में जो हो रहा है, तेहरान में, कुम में, मशहद में, इस्फहान में, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरी रोज़ बात होती है ईरान में, और मैं जाने भी वाला था। इस बार के नौरूज़ में मुझे ईरान में होना था। अब फ़्लाइट नहीं चल रही तो मैं जा नहीं पा रहा, और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैंने अपने ईरानी दोस्तों से भी कहा कि जब वहाँ टाइम अच्छा था तो मैं वहाँ था, और मुझे बहुत अफ़सोस है कि इस जंग के इस माहौल में अपने ईरानी दोस्तों का दुःख बाँटने के लिए या उनके साथ इस मुसीबत की घड़ी में क्यों नहीं हूँ मैं उनके साथ। तो सूचना ये है कि 10,000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। तेहरान में जहाँ मेरा घर था, क्योंकि बाद में मैं तेहरान में रहा हूँ, अंदाज गुस्टी जो वहाँ का सबसे पॉश इलाका है, तो उसके पास भी हमले हुए हैं, बहुत सारे हमले हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। और लेकिन ईरानी लोग, आपको पता ही है कि शिया मेजॉरिटी देश है, और शिया लोग अपने घर में कफ़न रखते हैं और 1 महीने वो शहादत की प्रैक्टिस करते हैं। और ईरान में शहीदों का बहुत सम्मान है, शहीदों से ज़्यादा वहाँ किसी का भी सम्मान नहीं है। बड़े-बड़े वहाँ पेंटिंग्स बनी होती हैं दीवारों पर शहीदों की, गलियों के नाम शहीदों के नाम पे हैं। शहीदों का सम्मान है, कवियों का सम्मान है, मतलब रिलीजियस फिगर्स के बाद। तो वे लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं शहादत के लिए। अब जो लोग 1 महीने करबला वाले मोड में रहते हो, तो वो जंग से थोड़ा ही डरेंगे। हाँ, दिक्कतें कुछ हुई हैं, जैसे कुछ बेचारी मासूम बच्चियाँ मारी गई मीनाब शहर में। इस तरह की कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हुई हैं, जिन्होंने अपना जीवन पूरा जीना था। लेकिन ईरानियों में बहुत हिम्मत है। और ये हिम्मत इतिहास से आती है? हाँ, इतिहास से आती है और राष्ट्रवाद से आती है, और इस्लाम से भी आती है। करबला की जो जंग है, हज़रत हुसैन की जो शहादत है, इससे उन्हें बहुत हिम्मत मिलती है। उनकी थियोलॉजी जो है ना, ये उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है, इस्लामिक थियोलॉजी। एक्सप्लेन कीजिए। वही करबला की जंग, हमें शहीद होने से डरना नहीं है। मतलब ये दुनिया तो फ़ानी है। मतलब जो भी हिसाब-किताब होता रहेगा, शहादत से बड़ा कोई दर्जा ही नहीं है। जिस सोसाइटी में मान लिया जाए कि शहादत से बड़ा कोई सोशल दर्जा नहीं हो सकता, तो फिर वो लोग लड़ने मरने से डरेंगे नहीं। और आपको शायद पता ही होगा कि ईरान में जो पुरुषों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य है। हुँ। विशेष केस में ही छूट मिलती है। और मेरी कई बार ईरानी सैनिकों से भी बात हुई है, हर तरह के ऑफ़िसर से भी बात हुई है, तो वे लोग मरने मारने से तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। और इसीलिए शायद इस बात का अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे मुल्क बिल्कुल को भी आप नहीं। क्या मारेंगे जो मरने हाँ, के लिए पहले से तैयार है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अपने घरों में कफ़न रखते हैं, हाँ। उनका आप मुकाबला कैसे कर लेंगे? वो तो एक अलग ही। और जो इजरायली हैं, देखिए ये बार-बार ये जो अमेरिका बोल रहा है कि हम सीज़ फायर करेंगे, खुद से सीज़ फायर बढ़ा देते हैं कि अब हम कोई हमला नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो इजराइल की जो जनता हुँ। बंकरों में 1 महीने से ज़्यादा छुपी हुई थी, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उनके लिए है, क्योंकि उनको तो आदत नहीं है, और ना ही उनकी फ़िलॉसफ़ी आइडियोलॉजी ऐसी है कि उनको तो लगता है कि ज़िंदगी एक ही है, या ना उनके लिए दुनिया एक टेस्ट है, जैसे कि ईरान के मुसलमानों के लिए है। तो उनको तो लाइफ बहुत ज़्यादा प्रेशियस लगती है, और वो जो बंकरों में छुपा रहा पूरा का पूरा इजराइल, और उनके हर जगह मिसाइल ईरान ने मारी हैं, तो वो जो एक अमेरिकन वार मशीन का और इजराइल के सुप्रीम पावर होने का जो मिथ ईरान ने तोड़ा है, तो उसकी वजह से मतलब घुटनों पे ला दिया है अमेरिकन वार मशीन और इजरायली वार मशीन को। और ये एक बात और कहूँगा मैं कि ये जो जंग है ना, ये तो इजराइल की जंग थी, इन्होंने घसीट लिया है अमेरिका को। अमेरिका का ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस जंग में। आप यकीन मानिए, ये पता नहीं एप्स्टीन के फाइल के चक्कर में ट्रंप बहुत ज़्यादा दबाव में है या किसी को और कारणवश है, लेकिन अमेरिका के 80 से ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए हैं कि हमारे इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों झोंक रहे हो हमारे संसाधन इस जंग में। जिसको बताया जाता था आयरन डोम कोई ऐसी बला है जिस पर दुनिया में कोई भी हमला नहीं कर सकता और वहाँ वो सेफेस्ट जगह है पूरी दुनिया में। हाँ, बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ कि ईरान ने इतनी ज़बरदस्त टक्कर कैसे दे दी। एक उसके पीछे सबसे बड़ी बात है ईरानियों का जज्बा, कि मरने मारने से डरना नहीं है। चीन और रूस ने बहुत ज़्यादा मदद की, ख़ास तौर से टारगेट सेलेक्ट करने के लिए ईरान को, और इस वजह से ईरान बहुत ज़बरदस्त मुकाबला कर रहा है। तो ईरानियों का जज्बा और थोड़े से संसाधन, और अमेरिका और रूस की और चीन की सपोर्ट, लेकिन वजह से यहाँ पूरा हैरानी मुकाबला कर नहीं, रहे हैं। जज्बा तो बहुत अच्छी बात है और जज्बे से ही शायद जंग लड़ी जाती है और जंग दिमाग से लड़ी जाती है, हथियारों से कम। लेकिन ईरान ये सब तैयारी कर रहा था। जब आप वहाँ मौजूद थे, आपको इस बात की भनक लगी कि ईरान इतनी मजबूती के साथ किसी ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है जो जल्द होने वाली है?
ईरान तो पिछले 30 साल से जंग की तैयारी कर रहा है। जब इस्लामिक रिपब्लिक जमहूरिया इस्लामी जिसे हम कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई, तो इजराइल के खिलाफ तो तभी से उद्घोषणा थी कि ये तो जंग तो एक दिन ही तो होनी थी। तो ये जंग की तैयारी तो ये मान लीजिए कि बैतुल मुकद्दस का मामला हो या फ़लस्तीन का मामला हो, तो ये जंग की तैयारी तो जमहूरिया इस्लामी के एस्टेब्लिश होने से ही शुरू हो गई थी। तो पिछले 30 साल से तो जंग की तैयारी चल ही रही थी। तो जंग आज की तैयारी नहीं चल रही थी। और मिसाइलें तो ईरान को पता था कि हम मिसाइलों से ही जीत सकते हैं, तो मिसाइल प्रोग्राम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था। तो ईरान ने वे सारे के सारे मिथ तोड़ दिए इस बार मिसाइल मारकर, और बंकरों में छुपने के लिए मजबूर कर दिया है उनकी प्राइम लीडरशिप को भी। नेतन्याहू भी बंकर में छुपा हुआ था, उसका कुछ कई दिन तक पता भी नहीं चला कि वो है कहाँ। तो अमेरिकन वार मशीन का जो हुआ था और इजराइल की एयरफोर्स का जो हुआ था, वो तो हुआ इन्होंने तोड़ दिया है। तो ये जो है, जो ग्रेटर इजराइल बनाने की जो मंशा है, इजराइल की, तो ये उसका प्लान है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो हो रहा है ये ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए हो रहा है। लेकिन ईरान की ना तो कोई सीमा मिलती इजराइल के साथ, बिल्कुल, और ना ही कोई पुराना झगड़ा रहा है, बल्कि ईरानियों का तो एहसान है इजरायलियों के ऊपर। जो साइरस ने जो बेबीलोन से यहूदियों को छुड़ाया था 2500 साल पहले, उनको गुलामी से से आज़ाद करवाया था, ये तो पता ही होगा आपको। जी। तो नहीं, बताइए इतिहास हमारे दर्शकों की जानकारी के हाँ, लिए। तो बहुत सारे जो यहूदी थे वो बेबीलोन में कैद थे। तो जो ईरान के जो राजा थे साइरस, उन्होंने उस कैद से उनको छुड़वाया था, वहाँ के राजा की कैद से, जो कि वहाँ जुल्म और सितम झेल रहे थे। और फिर उनको बहुत सारे यहूदियों को कैद से छुड़वाया, और फिर बहुत सारे जो यहूदी थे वो 2500 साल पहले कुछ ईरान में भी सेटल हुए। इस तरह की बहुत कहानी फेमस है। तो ईरान का जो मुद्दा है वो बैतुल मुकद्दस का मुद्दा नहीं है, वो उम्मत के लिए फ़लस्तीन की जो मजलूम जनता है, 60 लाख यहूदी इजराइल में रहते हैं और 60 लाख ही फ़लस्तीनी दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, वो उनके लिए है। ईरान चाहता तो उनको क्या दिक्कत है, लेकिन वो सिर्फ उम्मत के नाम पर या इंसानियत के नाम पर वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। सारा झगड़ा ये है इजराइल का और ईरान का, जो डायरेक्ट ना तो कोई बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है ना कुछ, ये आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, ये एक धार्मिक कन्फ्लिक्ट है। और हैरानी की बात ये देखिए कि तमाम ये अरब देश, और मैं गाजा गया हूँ, मैं गाजा था, मैं एक एडवर्क कारवा के साथ गाजा गया हूँ। गाजा में एक भी शिया नहीं है, 100% सुन्नी पॉपुलेशन है वहाँ, और ईरान एक शिया देश है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये एक उम्मत के लिए एक संदेश भी है, मतलब कि शिया सुन्नी का हाँ, फर्क हाँ, नहीं होना इत्तेहाद चाहिए। वाली बात है। और इत्तेहाद के अलावा ये हैरानी भी होती है कि तमाम अरब देश, चाहे यूएई हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, ये सब हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, अमेरिका की गुलामी करते रहे और हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीनियों को मारता रहा इजराइल, और इनकी एक आंख भी नहीं फड़की। और उधर एक शिया देश फ़िलिस्तीनियों का सपोर्ट कर रहा है। इसके बावजूद भी जो आपने कहा कि वहाँ ज़्यादा शिया पॉपुलेशन नहीं है फ़िलिस्तीन में। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। रिकॉर्ड में तो वहाँ कोई भी शिया नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि ईरान की अपनी एम्बिशन है एक रिलीजियस, एक रीजनल लीडरशिप के लिए। पे जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप वेस्ट एशिया का लीडर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो सफरिंग करके अपनी जनता की 20-25 साल तक कोई क्यों लीडर बनना चाहेगा, जिसमें जो सफरिंग में जो तहरीम, मतलब प्रतिबंध के कारण जो लोग उत्पीड़ित, जो दवाइयाँ नहीं आती वहाँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, और बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं प्रतिबंधों के कारण, सैंक्शंस के कारण वो नहीं आ पाती। तो कोई इतनी बड़ी कीमत चुका कर अगर कोई मतलब लीडर बनने की कोशिश करेगा, तो इसमें तो कोई एकदम वो नहीं है। ये सिर्फ प्रिंसिपल की लड़ाई है। सिद्धांतों की लड़ाई हाँ, है सिद्धांतों की लड़ाई है। और ईमानदारी, नहीं, इंसाफ की लड़ाई है। एम्बिशन वाला मुद्दा हो सकता है, लेकिन वो बहुत पीछे है। लेकिन ये असल मामला सिद्धांतों का है। वाकई अगर नहीं भी चाहता था ईरान, तो पूरे खित्ते का, बल्कि मैं कहूंगी उससे भी कहीं बड़ा नेता बन के उभर रहा है। बिल्कुल वो उभर रहा है नहीं, उभर चुका है। देखिए, किसी भी अरब मुल्क की अभी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, मतलब उन्होंने स्टेटमेंट जरूर दिए हैं। और जो अमेरिकन वार मशीन है, आपको पता ही होगा मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों में इनके अमेरिका के बेस हैं और मिलिट्री बेस हैं, और कई देशों ने तो अपनी सिक्योरिटी का, डिफेंस का ठेका ही दे रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जो कि उनका जो एक मिथ था ना कि अमेरिका के यहाँ बेस हैं तो ईरान कुछ नहीं कर सकता, तो वो बहुत बड़ा मिथ जो है ना वो ध्वस्त हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है यूएस को हुआ है। यूएस कम से कम $500 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करता है डिफेंस के नाम पर। जितने भी ये बेसेस हैं यूएस में, चारों तरफ से ईरान को घेरा हुआ है, इतने ज़्यादा बेस हैं। तो
जो तहरीम झेल कर कोई कंट्री इतनी मुसीबतें झेल कर, प्रतिबंध झेल कर अगर लीडरशिप की बात बनने की बात कर रहा है वेस्ट एशिया, तो इस बात में दम नहीं है। मामला असल में सिद्धांत का कि हम झुकेंगे नहीं। जी हाँ, कि जंग के इस वक्त में पिछले 2 महीने में एक जो आम ईरानी है उसकी ज़िंदगी को मुझे डिस्क्राइब कीजिए, जीवन बताइए मुझे एक ईरानी का इस जंग से पहले और इस जंग के दौरान। ईरान के पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गैस है और 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा खनिज तेल है। लेकिन जब आप खुले मार्केट में उसको बेच ही नहीं पाएंगे तो आपको उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इस वजह से जो ईरानी लोगों की जो सफरिंग है, तो उसका कारण भी ये प्रतिबंध है। रही बात कि अभी क्या हाल है, तो मेरी काफ़ी दोस्तों से बात होती है, रोज़ ही बात होती है। अभी भी वे लोग हंस के ही बात करते हैं। डर लगता है, लेकिन इतना डर नहीं लगता जैसे इजरायलियों को लगता है। 10,000 से ज़्यादा ठिकाने तहस नहस हुए हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन जज्बा है ईरानियों में और ज़िंदगी तहस नहस तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बार बार मैं एक ही बात को कह रहा हूँ कि ईरानियों में बहुत हौसला है और हिम्मत है और इसी वजह से वो कंपनसेशन की डिमांड भी कर रहे हैं। और ईरान को भी $500 मिलियन रोज़ का नुकसान भी हो रहा है। हाँ, और ये देखिए, ये ईरान किसके लिए कीमत चुका रहा है? सिर्फ अपने सिद्धांतों के लिए, फ़लस्तीन के मुजरिमों के लिए आवाज़ उठाने की वजह से इसे सब झेलना पड़ रहा है।